हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बार फिर से क्लास 8 का ज्योग्राफी देखेंगे यहाँ पे। और इसमें हम लोग देखेंगे पर्टिकुलरली मानव संसाधन के बारे में। ठीक है, और ये चैप्टर नंबर 5th है। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 4th तक कंप्लीट किए हैं, और ये जो पिछला चैप्टर था वो उद्योग के बारे में था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे मानव संसाधन के बारे में। तो देखिए क्या है कि जब मानव संसाधन की बात करते हैं यानी कि ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं, तो इस केस में कहता है कि जो ह्यूमन होते हैं, जो पीपल्स होते हैं, ये किसी भी देश की, ठीक है, किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संसाधन होती है, सबसे बड़ा रिसोर्सेस होती है। ठीक है, प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वो लोगों के लिए उपयोगी होती है। कोई भी चीज़ है, यदि वो लोगों के लिए उपयोगी है, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंस होते हैं, और बशर्ते कि लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उस संसाधन को परिवर्तित कर देता है। और जो भी चीज़ें, ठीक है, पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको प्रकृति में अवेलेबल है, उसकी जो पीपल्स है उसका यूज़ करते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, और बशर्ते कि उसके पास ये योग्यता होना चाहिए उस संसाधन का कैसे उपयोग करें। ठीक है, तो इस प्रकार जो होते हैं मानव ही अंतिम संसाधन है। ठीक है, जब इस प्रकार बोलते हैं कि मानव ही एक अंतिम संसाधन है, बशर्ते कि उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, वो शिक्षित हो, ठीक है, और उसके बाद उसके साथ-साथ वो अभिप्रेत लोग होते हैं, ठीक है, मोटिवेटेड पर्सन होते हैं जिसके पास ये क्षमता होती है कुछ कैपेसिटी करने का, काम करने का, ठीक है। तो इस तरह से जो आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं, ठीक है। मानव संसाधन कहने का अर्थ ये है, कोई भी पर्सन्स, ठीक है, यदि उसके पास स्वास्थ्य अच्छा हो, वो शिक्षित हो, उसके बाद उसके पास स्किल्स हो, ठीक है, तो ये सब क्या है, एक तरह से ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन। अतः इस तरह से जो अन्य संसाधन होते हैं, ठीक है, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होते हैं मानव संसाधन। विश्व में कोई भी संसाधन ऐसा नहीं है जो कि मानव संसाधन से ज़्यादा बड़े हों। लेकिन ये डिपेंड करता है उसके शैक्षिक स्तर, आयु, ठीक है, उसके साथ-साथ लिंग पे भी डिपेंड करता है, जो कि कहीं न कहीं इसमें आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन रिसोर्स के केस में। देखिए, अब आगे कहता है कि जो जनसंख्या का वितरण है, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। देखिए जनसँख्या के वितरण के बारे में जानते हैं, तो इससे पहले देखिए यहाँ पे कहता है क्या आप जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, जिसको कि हम लोग पीकेवीवाई, ठीक है, के नाम से जानते हैं, को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से लेकर के 20 तक प्रशिक्षित करने का उद्देश्य शुरू किया गया था। और इस योजना का उद्देश्य संभाव्य, ठीक है, जो मौजूदा गुणवत्ता है रोज़गार, ठीक है, प्रशिक्षण प्रदान करने के रोज़गार के योग्य बनाना और उसे प्रोत्साहित करना था। ठीक है? तो आपसे पूछ सकता है पीकेवाईबी का मतलब कब स्टार्टिंग किया गया था? तो 2015 में किया गया था, और इसमें जो था लगभग 1 करोड़ भारतीय को 2016 से लेकर के 20 तक, ठीक है, 2020 तक प्रशिक्षित करने का टारगेट था। ठीक है? ये चीज़ था। अब देखिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे जनसंख्या का वितरण, ठीक है? जब हम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पॉपुलेशंस देखते हैं, तो इस केस में कहता है कि जो पृष्ठ, ठीक है, भूपृष्ठ होते हैं, ठीक है, जिस पर लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण कहते हैं। मतलब जो भूपृष्ठ है, जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, वहाँ पे जो पीपल्स होते हैं, ठीक है, लोगों का जो वहाँ पे जनसंख्या का वितरित रूप होते हैं। तथा विश्व की जनसंख्या का 90% लोग अधिक, ठीक है, अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निर्भर करता है, निवास करते हैं। और विश्व का जो जनसंख्या वितरण है, वो अत्यंत असमान है, ठीक है, सभी जगह एक जैसा नहीं होते हैं। कहीं पे आपको घनी देखने को मिलेगा, तो कहीं पे बहुत कम मिलेंगे, है ना? तो कहता है दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया, ठीक है, यूरोप, उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका, घने बसे क्षेत्र, उच्च अक्षांश क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है? और इस तरह से आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे कि विषुवतीय वनों में क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है? उच्च पर्वत और उष्ण जो विषुवतीय वन है, वहाँ पे बहुत कम लोग देखने को आपको मिलेगा, है ना? तो इसी क्रम में फिर आगे कहता है कि जो विषुवत वृत्त होते हैं, ठीक है? के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर से बहुत अधिक लोग रहते हैं, और विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग, ठीक है, 2 महाद्वीप, ठीक है, एशिया, अफ्रीका में आपको देखने को मिलेंगे, है ना? इसी क्रम में फिर कहता है कि जो 60% पीपल्स हैं, वो 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो वितरण है,
जनसंख्या का वो बताया कि देखिए पर्टिकुलरली जनसंख्या इन मिलियन में है और इसमें देखिए सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है, ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार मतलब जो सेंसस है, जनगणना है, उसके अनुसार दिया गया है। देखिए फर्स्ट स्थान पे चीन था, उसके बाद भारत, उसके बाद यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रूस, जापान ये सब कंट्री आपको देखने को मिलेगा, है ना? ये 10 कंट्री है जहाँ पे कि आपको पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा टॉप, ठीक है? 10 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है? अब देखिए आगे हम बात करते हैं, उसी क्रम में फिर देखिए यहाँ पे अतः एशिया में जो रहते हैं, यहाँ पे मतलब देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एशिया कॉन्टिनेंट में है। उसके बाद जाकर के आपको यूरोप कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा और इसी क्रम में आपको फिर यूरोप कॉन्टिनेंट के बाद आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट, फिर मध्य एशिया में, ठीक है? और मध्य एशिया के बाद आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका में, ठीक है? और सबसे कम पॉपुलेशन जो है आपको कौन सा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, न्यूजीलैंड और प्रशांत के द्वीप समूह में ओशनिया कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है? अब ये देखिए कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे और इसी क्रम में हम लोग देखते हैं आगे कहता है देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करते हैं, ठीक है? कहता है जनसंख्या घनत्व के बारे में जब बात करते हैं तो कहता है कि जो पृथ्वी पे जो लोग रहने का, ठीक है, जो पर्टिकुलरली कहता है कि एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कहते हैं पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं और समान रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। में प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। कहता है संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व लगभग में 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में, इसके पश्चात आपको क्रमशः पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं जब इंडिया का, तो कहता है इंडिया का जो जनसंख्या है वो औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा, है ना? 382 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कहाँ पे? तो इंडिया में। ठीक है, अब उसी क्रम में फिर कहता है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या कारण है जो जनसंख्या का वितरण कैसे प्रभावित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहला कारण है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे कि स्थलाकृति हो गया, उसके बाद जाकर के जलवायु हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया और खनिज हो गया। ठीक है, तो स्थलाकृति में हम बात करते हैं, कहता है लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि यह क्षेत्र खेती, विनिर्माण, सेवा, क्रिया के उपयुक्त होते हैं। ठीक है, गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जैसे कि एंडीज, अल्पास, हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं, है ना? तो ये सब हो गया स्थलाकृति। उसके बाद जलवायु की बात करते हैं तो कहता है लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म था अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा, अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। ये सब हो गया जलवायु के कारण। ठीक है, जलवायु फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मृदा की बात करते हैं, ठीक है? तो मृदा के बारे में कहता है कि जो उपज, ठीक है, कृषि के लिए खास करके आपको देखने को मिलेगा, जो मृदाएँ कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती हैं। भारत, गंगा, ब्रह्मपुत्रा चीन में हवांग, हिमचांग, ठीक है, जो कि चीन में है, मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान में घने बसे हुए क्षेत्र हैं, है ना? उसी तरह से हम लोग जल की बात करते हैं, कहता है लोग उन क्षेत्रों में रहने की प्राथमिकता देते हैं, जहाँ लवणीय, ठीक है, और लवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है और विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र में जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं, है ना? ये जल के बारे में कहता है। अब उसी क्रम में हम लोग देखते हैं यहाँ पे खनिज के बारे में, ठीक है? कहता है कि देखिए क्या है, खनिज के बारे में कहता है खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं और दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खान। अब देखिए पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक के, ठीक है? तो देखिए रिसोर्स में कहता है कि देखिए आर्थिक कारक के बारे में बताया गया है कि जो पर्टिकुलरली आर्थिक कारक क्या है? कहता है औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे कि आपको जापान हो गया, है ना? और जापान में जब हम बात करते हैं ओसाका की, ठीक है? तो ये आपको पर्टिकुलरली औद्योगिक क्षेत्र है और जिस तरह से हमारे देश में, ठीक है, भारत की मुंबई है, यहाँ पे काफ़ी घनी आबादी बसे हुए हैं, ठीक है? जो पॉपुलेशंस का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बताया गया। अब देखिए और सांस्कृतिक कारण भी हैं, ठीक है? क्या है? धर्म, सांस्कृतिक एक महत्व
है ठीक है किस पर्टिकुलरली जैसे कि मान लीजिए कि आपको देखने को मिलेगा वाराणसी ठीक है तो जो जैसे टेम्पल के नियरेस्ट है तो वहाँ पे आपको हिंदू धर्म मिलेंगे। अब कहीं पे मस्जिद है तो उसके नियरेस्ट में आपको मुस्लिम धर्म मिलेंगे। क्रिश्चियंस है तो वो आपको कहाँ पे मिलेंगे आपको जहाँ पे चर्च होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कहता है कि देखिए पर्टिकुलरली क्या है ना कि जो जहाँ पे जो धार्मिक एक सांस्कृतिक महत्व वाले प्लेस होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है तो यहाँ पे देखिए वाराणसी जेरूसलम ठीक है वेटिकन सिटी इसके कुछ कारक हैं है ना। आप देखिए उसी तरह से यहाँ पे कहता है सामाजिक कारक की बात करते हैं तो कहता है अच्छे आवास शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अत्यधिक घने बसे हैं है ना। कहता है कि जहाँ पे आपको मतलब अच्छा स्वास्थ्य हो अच्छा आवास मिले अच्छी शिक्षा मिले जैसे कि आपको शहर में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉपुलेशन देखने को मिलता है जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है ना। तो इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए जनसंख्या का जो परिवर्तन होता है चेंजिंग इन पॉपुलेशन तो कहता है कि देखिए क्या होता है कि पर्टिकुलरली जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है इसका तात्पर्य यह है कि किसी निश्चित अवधि के दौरान ठीक है लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जनसंख्या परिवर्तन बोलते हैं है ना। तो कहता है विश्व की जनसंख्या अस्थिर नहीं रही है यह कई गुना बढ़ गई है। ठीक है तो पहले जो पॉपुलेशन था आज़ादी के पहले वो काफ़ी कम था ठीक है। लेकिन आज़ादी के बाद से आपको देखने को मिलेगा हमारे कंट्री का खास करके अदर कंट्री का ठीक है उसको वहाँ के जो क्लाइमेट है उस पे डिपेंड करता है ठीक है। लेकिन इंडिया के बारे में बात करते हैं लेकिन यहाँ पे एक चेंज और आया है ठीक है जन्म और मृत्यु की संख्या परिवर्तन कारण हुआ है ठीक है। देखिए पहले क्या था ना कि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं रहने के कारण ठीक है तो क्या होते थे ना कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेथ कर जाते थे ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 1800 के आसपास का धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी और बच्चे जन्म लेने लगे और शीघ्र ही उनकी मृत्यु ठीक है हो जाती थी पहले का 1800 के आसपास की बात बता रही। लेकिन स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी उस समय पे मतलब स्वाभाविक है स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी भोजन नहीं था किसान सभी लोग आवश्यकता पूरा करने के लिए पर्याप्त सक्षम नहीं थे है ना। जिसके कारण क्या होता था वृद्धि कम थी जनसंख्या का। लेकिन वही 1804 में ठीक है विश्व जनसंख्या 1 अरब हो गई ठीक है। अब उसके बाद जाकर के 150 वर्षों में 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंची। इसे प्राय विस्फोट कहते हैं ठीक है। मतलब जैसे कि आप देखिए मतलब एकाएक जनसंख्या पहले देखिए 1804 में बस 1 अरब ही था और उसके बाद जाकर के फिर जाकर के आप 1959 में जाकर के डायरेक्ट 3 अरब पहुंच गया ठीक है। आप देखिए उसके बाद कहता है 1999 में आपको देखने को मिलेगा 30 वर्ष से अधिक ठीक है से कम आयु के जनसंख्या दोगुनी 6 अरब हो गई ठीक है। मतलब देखिए आप मान लीजिए एक चाइल्ड है तो वो जाएगा जब तक में फिर आगे बूढ़े होंगे ठीक है तो फिर जाकर के इधर से जनसंख्या ज़्यादा चले जाएंगे ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे और भी कहता है कि देखिए धीरे-धीरे आपको देखने को मिलेगा कि जो जन्म को साधारणतः ठीक है, जन्म दर में हम मापते हैं। जो जन्म होता है उसको किस में होता है जन्म दर में मापते हैं और इस तरह से जन्म दर अर्थात प्रति व्यक्ति ठीक है 1000 व्यक्ति पर जन्मों की संख्या मापा जाता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं मृत्यु दर प्रति 1000 व्यक्तियों की मृतकों की संख्या मापते हैं ठीक है। किसी क्षेत्र में विशेष लोगों के आने जाने को हम लोग क्या कहते हैं प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं प्रवास कहते हैं ठीक है। कहता है किसी विशेष क्षेत्र में ठीक है किसी विशेष क्षेत्र में लोगों के आने जाने की प्रवास कहते हैं। कहता है जन्म तथा मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर मृत्यु दर के बीच का अंतर प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है प्राकृतिक वृद्धि दर कहलाता है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं है ना। अब चलिए अब हम आगे बात जब करते हैं तो कहता है विश्व में आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या है कि वृद्धि दर में तीव्रता से बढ़ने का मुख्य कारण है प्रवास एक अन्य कारण हो सकता है ठीक है। जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है लोग एक देश में अथवा देश के बीच के स्थान के बीच स्थान पर जा सकते हैं उसे क्या बोलते हैं उत्प्रवासी लोग कहते हैं। कहता है जो देश छोड़ते हैं उसे अप्रवासी लोग कहते हैं। जो देश में आते हैं ठीक है जैसे कि उत्प्रवासी लोग उसे कहते हैं जो देश छोड़ते हैं और अप्रवासी देश अप्रवासी लोग किसे कहते हैं जो देश में आते हैं मतलब आने वाले को अप्रवासी और जाने वाले को उत्प्रवासी ठीक है। उत्प्रवासी जाने वाले को कहते हैं ठीक है जो देश छोड़ के जाता है
और जो आते हैं उसे अप्रवासी कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे कहता है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, प्रवास मिलते हैं, ठीक है? अथवा अप्रवास की संख्या बढ़ी है, ठीक है? कहता है जिस लोग के बाहर जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में, ठीक है, कमी अनुभव किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ठीक है, सामान्य प्रवृत्ति यह लोग के अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में विकसित करते हैं। अब देखिए क्या है को क्यों जाता है दूसरी जगह, ठीक है? उत्प्रवास आखिर करता क्या है? उसके पीछे रीज़न्स हैं, उसके पीछे रीज़न्स है क्या है कि उस जहाँ जाते हैं वहाँ पे उसको अच्छा रोज़गार मिले, शिक्षा मिले, ठीक है? इसीलिए रोज़गार की खोज में जाएगा, शिक्षा की खोज में आएगा, स्वास्थ्य की खोज में जाएगा, है ना? उसके बाद जाकर के जो कि पर्टिकुलरली आपको ग्रामीण से क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब क्षेत्रीय जो आपको नगरीय इलाका है, ठीक है? नगरीय क्षेत्र है वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब देखिए इसी तरह से कहता है कि पर्टिकुलरली हम आगे बात करते हैं कि जनसंख्या में परिवर्तन के प्रतिरूप कहता है कि जनसंख्या में वृद्धि के दर विश्व में अलग-अलग हैं। कहता है यदि हम विश्व की कुल जनसंख्या की तीव्रता से बढ़ रही है और तथापि सभी देशों में यह वृद्धि का अनुभव नहीं किया जा रहा है, तो कुछ देश में जैसे कि केन्या, ठीक है, में जनसंख्या की वृद्धि दर काफ़ी ऊँचे हैं, ठीक है? उन देशों में आपको जन्म दर क्या मिलेगा और मृत्यु दर दोनों ही, ठीक है? मतलब वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। कहाँ पे? जैसे केन्या में हो गया। कहता है हाल ही में आपको विश्व स्वास्थ्य सुविधा सुधार मृत्यु दर में कम हो गई है, इसका पीछे रीज़न्स है। कहता है परंतु जन्म दर भी अभी अधिक है, जिससे मृत्यु दर बढ़ रही है। हाँ, जन्म दर अभी भी ज़्यादा है, ठीक है? मृत्यु दर कम हुआ है, लेकिन मृत्यु दर अभी भी ज़्यादा है। कहता है अन्य देश जैसे यूके में निम्न दर जन्म दर है, ठीक है? देखिए वहाँ की जनसंख्या मृत्यु दर लेकिन के कारण वृद्धि का हार बंद हो गया, ठीक है? वृद्धि मंद हो गया मतलब जितना जन्म दर है उतना मृत्यु दर भी है, ठीक है? तो जिसके कारण यूके अभी बैलेंस में है ना? अब देखिए हम बात करते हैं जनसंख्या संगठन, ठीक है? जनसंख्या संगठन के बारे में बात कर बताया गया है कि देखिए क्या है कि पर्टिकुलरली कहता है कि किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो या उसका देश उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, जापान ये सब काफ़ी क्या है धनी बसे देश हैं। लेकिन जापान, बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है ना? देखिए क्या है ना कि दोनों में मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है। कभी भी मतलब ये नहीं कि ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा डेवलप्ड है, ऐसा नहीं है, ठीक है? मतलब हो सकता है कि वहाँ का मतलब रिसोर्सेज़ नहीं हो, ठीक है? वो हो सकता है कि वहाँ के समझने ठीक है, रिसोर्सेज़ की भूमिका उसके बाद जाकर के लोगों के गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है, ठीक है? उसके पास स्किल्स वहाँ के प्रोपोर्शन उसके बाद जाके कहता है कि लोग अपने आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य, दिशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर में वृद्धि एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन की संरचना दर्शाता है, ठीक है? तो ये सब क्या है? संरचना दर्शाता है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए कहता है कि पर्टिकुलरली जो हमारा आगे कहता है जैसे कि यहाँ पे अब कुछ देखने को मिलेगा पुरुष कितना स्त्री इसके बारे में जानते हैं कहता है किस वायु वर्ग के कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं उनके आय का स्तर क्या है कहाँ से पैसा कमाते हैं स्वास्थ्य कैसा मिलता है ठीक है और इस तरह से सभी चीज़ों का हम लोग क्या कहते हैं जनसंख्या पिरामिड से ही दर्शाते हैं जिससे कि आयु लिंग अगर मतलब आयु के अनुसार दर्शाते हैं तो आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं ठीक है। एक जनसंख्या पिरामिड यह दर्शाता है कि कुल जनसंख्या का विभिन्न आयु वर्ग में विभाजित उदाहरण 5 से 9, 10 से 14 ठीक है? और कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में आपको प्रत्येक वर्ग में पुरुष स्त्री की अविभाजित करती है। देखिए पुरुष की जनसंख्या कितना है मेल्स के स्त्री की जनसंख्या कितना है ये सब चीज़ के बारे में बताया। कहता है कि देखिए जो मतलब कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में ठीक है पुरुष स्त्री में अविभाजित उपविभाजित है ठीक है जनसंख्या का पिरामिड का आकार विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है बच्चों की जनसंख्या मतलब बच्चों की जो संख्या है 15 वर्ष से नीचे है लगभग निचले भाग में ठीक है अब देखिए कहता है कि यहाँ पे में दिखाई गई है देखिए यहाँ पे कहता है कि देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया देखिए ये वाला यहाँ देखिए ये बात बताया गया कि ये जो पिरामिड है यहाँ पे कितना किस आयु पे कितना वर्ग है आपको देखिए 60 ठीक है 60 से 64 उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 से 14 वर्ग के ये देखिए एक तरह से पिरामिड क्या है प्रतिशत आपको ज़्यादा मिलेगा 0 से 4 वर्ग का उसके बाद धीरे 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 तो ये धीरे धीरे कम होते गया ठीक है ये एक तरह से पिरामिड दिखाया गया है जो ज़्यादा एज के हैं वो कम देखने को मिलेगा उसके बाद जाकर के सबसे ज़्यादा बच्चा मिलेगा देखने को ठीक है तो वही चीज़ यहाँ पे
बताया गया है। अब देखिए देखने को मिलता है कि आगे जनसंख्या जो पिरामिड है, आखिरी लोगों की संख्या भी बताता है। युवा लोग, ठीक है, 15 वर्ष से कम, ठीक है, युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के, वृद्धा आश्रित लोग 65 से अधिक आयु के, और आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आने वाले कार्यरत, ठीक है, आयु वर्ग 15 से 65 के लोगों को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। कहता है एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही, ठीक है, ऊंचे है, आधार पर चौड़ा है, और ऊपर तीव्रता से सकरा हो जाता है। और इसीलिए ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें अधिकतर मृत्यु शैशव अवस्था काल में ही हो जाता है। कहता है कुछ बड़े हो जाते हैं इसलिए वृद्ध लोग बहुत कम है, ठीक है, कुछ ही बड़े हो पाते हैं। इस हिस्से में केनिया का पिरामिड द्वारा दर्शाया गया। देखिए यहाँ पे केनिया का पिरामिड देखिए इस तरह से दिखाया है कि सबसे कम मतलब सबसे ज़्यादा आपको 0 से 4 वर्ष के बच्चे मिलेंगे, उसके बाद धीरे-धीरे आपको मतलब कम होता जाएगा, ठीक है, 50 से प्लस बहुत कम मिलेंगे। क्योंकि धीरे-धीरे क्या होता है ना कि बूढ़े हो जाते हैं, डेथ करते जाते हैं, ठीक है? तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। कहता है कि देखिए जिन देशों के मृत्यु दर, ठीक है, मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे, है ना, बच्चों में कम हो रही हो, युवा आयु वर्ग के पिरामिड चौड़ा है, ठीक है, देखिए जहाँ पे मतलब आपको देखने युवा वर्ग में काफी देखने को चौड़ा मिलेगा। और क्योंकि शेषपाव पुरोष्टा तक जीवित रहते हैं, ये भारत के पिरामिड दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। इस प्रकार जैसे क्या कि ये सापेक्षत अधिक, इसका अर्थ मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है, ठीक है। कहता है कम जन्म दर वाले जापान जैसे देश के आधार पर पिरामिड सकरा है, ठीक है। और आपको देखने को मिलेगा घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्धि आयु तक पहुंच पाते हैं। तो ये चीज यहाँ पे दिखाया गया है पर्टिकुलरली कि कहाँ पे कितना जनसंख्या है और कितना पॉपुलेशन है। अब देखिए फिर आगे कहता है कि देखिए पर्टिकुलरली जन्म दर वाले आपको देखने को मिलेगा, जैसे जापान हो गया, जापान में क्या है, इंडिया क्या है, जैसे भारत के लोग भारतवासी भाग्यशाली हैं, हमारे पास ऐसे संसाधन हैं, उन्हें योग्य उत्पादक बनाने एवं कुशल बनाने का अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षित किया जाना है, ठीक है। हमारे पास पॉपुलेशन सही है, सब चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन सही, जितना युवा पॉपुलेशन है उतना हम लोग का क्या है, चाइल्ड का भी है। तो इस तरह से क्या है ना कि कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्या है कि पर्टिकुलरली हमारे कंट्री का कि जितना हमारा पॉपुलेशन है, अगर बस उसको स्किल्स प्रोवाइड किया जाए तो हम लोग डेवलप्ड हो जाएँगे हमारे कंट्री, ठीक है? उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब हम लोग देखेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? सब्जेक्ट के कहता है लोग को एक संसाधन क्यों समझा जाता है? तो देखिए लोग को एक संसाधन क्यों समझा जाता है उसके पीछे यहाँ पे मेंशन्स हैं। तो देखिए यहाँ पे हम डिटेल से देखते हैं। देखिए, लोग को संसाधन क्यों समझा जाता है? देखिए ऐसे हम देखिए देखिए कहता है लोगों के लिए जब लोगों के लिए, ठीक है, लोग अपनी आवश्यकताओं की योग्यता उसे संसाधन परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार मानव संसाधन अंतिम संसाधन है। स्वास्थ्य, शिक्षित और अभिप्रेत लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं, ठीक है, और अपने शैक्षणिक स्तर, लिंग, उनकी जनसंख्या के लक्षण बदल सकते हैं। देखिए क्या है ना कि जो जैसे मानव संसाधन है, ठीक है, तो मानव संसाधन क्या होता है कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। मतलब देखिए इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? ये भी यहाँ पे लिख दें। देखिए कहता है लोगों एक संसाधन क्यों समझा जाता है? क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए किसी भी, ठीक है, किसी भी देश का महत्वपूर्ण संसाधन महत्वपूर्ण संसाधन संसाधन वहाँ के लोग होते हैं, के लोग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लोग जो है क्या कर सकते हैं, जितने भी इन्वेंशन है उसके पास ये स्किल्स, यदि कौशल हो, योग्यता हो, स्वास्थ्य हो, ठीक है,
और वो शिक्षित हो, तो वो सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। यहाँ तक कि इन्वेंशन से लेकर के हर एक चीज़ को हैंडल किया जाता है लोगों के द्वारा, ह्यूमन के द्वारा। इसीलिए ह्यूमन को, लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, एक संसाधन समझते हैं, ह्यूमन रिसोर्स समझते हैं। कंपैरिजन टू अदर संसाधन जो ह्यूमन रिसोर्सेज तो वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, बशर्ते कि उसके अंदर क्या हो, स्किल्स हो, उसके बाद उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, तो ये सब हो गया। कहते हैं विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हो सकते हैं? बिल्कुल कारण हो सकते हैं, उसके वहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जलवायु है, वहाँ का मतलब उसके बाद लेकर के जलवायु है, उसके बाद लेकर के लैंड कैसा है, लैंड है या डेज़र्ट है, इस पे डिपेंड करता है ना? उसके बाद लेकर के रिसोर्सेज़ वहाँ पे क्या-क्या अवेलेबल है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज़ जैसे कि मान लीजिए एग्रीकल्चर है या नहीं है, ठीक है? फर्टाइल लैंड है या नहीं है, ये सब पे डिपेंड करता है। ठीक है? अगर नहीं है, तो जिसके कारण कहीं पे होता है, तो वहाँ पे अच्छा होता है। अगर सारा चीज़ अवेलेबल नहीं है, फिर वाटर भी ये कि फैक्टर्स होता है, ठीक है? और मौसम, ये क्लाइमेट बोल ही दिए, ठीक है? तो ये सब जहाँ पे ठीक-ठाक रहता है, तो वहाँ पे आपको जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलता है। जहाँ पे नहीं ठीक-ठाक है, जैसे डेज़र्ट वाले एरिया, वहाँ पे फर्टाइल लैंड नहीं है, तो वहाँ पे जनसंख्या कम देखने को मिलता है ना? अब चलिए, तो ये सब असमान वितरण के कारण हैं। कहते हैं विश्व जनसंख्या अत्यंत तीव्र बढ़ रही है, क्यों? इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि अभी जो है मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छे मामले में अच्छे से उपलब्ध हो पाया है और उसके बाद एक फैक्टर्स हो गया। दूसरा फैक्टर्स ये भी है कि सभी अब मतलब शिक्षित हो गए हैं, धीरे-धीरे स्किल्ड होते जा रहे हैं और सबके पास मतलब जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है? चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी से लेकर के हर एक टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में भोजन सब अवेलेबल हो पा रहे हैं क्योंकि पहले ऐसा नहीं हो पाता था, सभी को भोजन नहीं मिल पाता था, जिसके कारण वो बचपन से ही मतलब बचपन में ही डेथ कर जाते थे बहुतों का। ठीक है? तो इसीलिए अभी के डेट में तीव्रता से बढ़ रही है। देखिए कहता है जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारक को वर्णन कीजिए। तो देखिए जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले पहला कारण क्या हो सकता है? वहाँ मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है? क्लाइमेटिक कंडीशन और दूसरा कारण हो सकता है जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन बोले तो वहाँ का मौसम कैसा है, कभी-कभी डिज़ास्टर आ जाता है, ठीक है? तो जिसके कारण कहीं मतलब बहुतों की डेथ कर जाता है। जैसे अभी कोरोना वायरस होता है, बहुत का डेथ कर गया। तो क्लाइमेट कंडीशन हो क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया। दूसरा दूसरा कारण ये होता है कि वहाँ का लैंड कैसा है, ठीक है? फर्टाइल है या डेज़र्ट है, ठीक है? इस पे भी डिपेंड करता है। तो यही चीज़ है यहाँ का। कहता है जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या संगठन से ये तात्पर्य है कि देखिए यहाँ पे स्पष्ट मेंशन जी। जनसंख्या घटन, ये देखिए, संगठन। कहता है जनसंख्या किसी देश का जनसंख्या कितनी है, ठीक है? उस देश के आर्थिक विकास दर में कुछ अंतर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, जापान, ठीक है? जापान के आर्थिक एक संसाधन को उसके बाद एक संसाधन को समझने के लिए, ठीक है? जानने की आवश्यकता होती है, ठीक है? तो इस तरह से जो मतलब साक्षरता, लिंग, व्यवसाय, एक-दूसरे के लोगों की विशेषता के बारे में जानने की आवश्यकता होती है और संगठन जनसंख्या का संरचना दर्शाता है ना? ये हो गया। अब देखिए आगे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन से कहता है कि जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो देखिए जनसंख्या पिरामिड क्या है? इसके किसी देश की, ठीक है, ये समझने की किस प्रकार हेल्प करता है? देखिए वहाँ का जनसंख्या पिरामिड मतलब आयु, लिंग, उसके बाद ये करके ये सब दर्शाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये जनसंख्या पिरामिड है कहाँ का? इंडिया का है। कि मतलब इसमें देखिए आयु, उसके बाद लिंग को दर्शाया गया है। कितना देखिए इस साइड हमारा पुरुष को दिखाया गया है, इस साइड स्त्री को दिखाया गया है ना? तो इस तरह से क्या हो गया, ये जो है हमारा उसके बाद देखिए यहाँ पे आयु बता रहा है, इस आयु के कितना 0 से 4 देखिए आपको ज़्यादा मिलेगा, उसके बाद 5 से 9 फिर थोड़ा-सा कम, फिर 10 से फिर देखिए यहाँ तो 15 से 19 फिर 20 से 24 फिर 25 से 29 ठीक है? तो इस तरह से धीरे-धीरे घटते गया, तो इस तरह से हम लोग पिरामिड के थ्रू हम वहाँ के पीपल्स का, ठीक है? चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ठीक है? तो उसका जो मतलब ऐज होता है, किस एज ग्रुप पे कितना अवेलेबल है, वो आसानी से दर्शा सकते हैं। ठीक है? तो ये था इसका आंसर, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर जो सब्जेक्टिव था, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अब चलिए देखिए यहाँ पे कुछ एमसीक्यू है, ठीक है? एमसीक्यू को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हम एमसीक्यू कहता है कि जो जनसंख्या वितरण है, शब्द से क्या तात्पर्य है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में, ठीक है? समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म दर लोगों की संख्या में मृत्यु दर प्राप्त करने वाली संख्या होता है। किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के प्रतिरोध वितरित करता है। तो देखिए ये वाला, किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के जो कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है? वे 3 मुख्य कारक कौन-से हैं जिनसे जनसंख्या में परिवर्तन होता है? तो देखिए जनसंख्या के मुख्य 3 कारण, ठीक है? 3 मुख्य कारक जन्म, मृत्यु और विवाह नहीं।
जन्म मृत्यु और प्रवास, जन्म मृत्यु और जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा ये भी नहीं होगा, जन्म मृत्यु और प्रवास, जन्म मृत्यु और विवाह। देखिए जन्म मृत्यु और प्रवास, ये एक कारण है, ठीक है, जनसंख्या के परिवर्तन के मुख्य कारक। अब देखिए कहता है कि 1999 में, ठीक है, विश्व की जनसंख्या हो गई 1999 तक। आप हमारे जो कंट्री है उसका जो पॉपुलेशन, तो ये जो था पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगा 6 अरब के आसपास, ठीक है, 6 अरब के आसपास 1999 में जनसंख्या हो गई थी, है ना। तो ये चीज यहाँ पे कहता है जनसंख्या पिरामिड क्या है, तो जनसंख्या पिरामिड देखिए, आयु लिंग संगठन, किस क्षेत्र के इतना बराबर ऊंचाई दवा नहीं, नगरीय विजय, ये हो गया जनसंख्या आयु लिंग संगठन के निरूपण होता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं आगे। देखिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स, इसको भी लिख सकते हैं, भर सकते हैं। देखिए क्या है ना, काफी इजी है। कहता है जब लोग किसी क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं तब ये डैश बसा हुआ बन जाता है, तो ये, ठीक है, ये क्या बन जाता है, कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम बसा हुआ बन जाता है, और इसे प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत डैश जलवायु और डैश संसाधन होते हैं, ठीक है। तो ये सब बना लीजिएगा, ठीक है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है। तो जो भी इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसका हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशंस किया, और जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उसको हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया। तो इस तरह से जो चैप्टर 5 था वो कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ क्लास 8 का जो ज्योग्राफी है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, क्लास 8 का पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्लास, ठीक है, जो क्लास 9th का ज्योग्राफी है, ठीक है, क्लास 9th का ज्योग्राफी को हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट प्लस उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फिर जाकर के हम लोग 10th का देखेंगे, फिर 11th का, फिर 12th का, इस तरह से पूरा कंप्लीट आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा इस चैनल पे। तो यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो इससे आपको जो नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका जानकारी आपको नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए, इससे क्या होता है ना कि आपको रिकमेंडेशन आते रहेगा, ताकि आप वीडियो को देख सकें, लेटेस्ट वीडियो को, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।